हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ओबेरॉय कॉन्सेप्ट पे। मैं सैरी शर्मा आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं ओबेरॉय कॉन्सेप्ट पे। तो गाइज़, आप मुझ पे बिलीव करिए कि ये चैप्टर जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं तो आपसे यही एक्सेप्ट करूँगी कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो और बहुत अच्छे से सीखो। तो गाइज़, मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ये एक वैसी प्रक्रिया है जहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों के जो गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं ना, और उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि उसी को हम लोग हिंदी में जनन कहते हैं। तो अब ये जानते हैं कि इस धरती पे रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो गाइस, रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्ट करना बंद कर देंगे तो वो अपने जो स्पीसीज हैं वो उसको कंटिन्यूसली जनरेट नहीं कर पाएंगे, उसको जो है ना आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्शन हमारे अर्थ पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो ये जानते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले जो है ना हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वैसा जनन है जिसमें एक टू पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे एक माता और पिता, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक नए संतान को जन्म देने में। तो यहाँ पे एक फीमेल और एक मेल का बहुत ज़्यादा मेन भूमिका, जैसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, उसका मेन रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा जितना मैंने अभी तक में समझाया। तो आप ये जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और वो कैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम उसके पार्ट्स के साथ डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट करता है 3 पार्ट से। एक पार्ट होता है टेस्टिस, एक पार्ट होता है स्पर्म डक्ट एंड एक पार्ट होता है पेनिस। तो चलिए जानते हैं कि टेस्टिस का वर्क है क्या। टेस्टिस, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये जो टेस्टिस है ना, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है एंड वो स्पर्म इस माध्यम से होते हुए, स्पर्म डक्ट के माध्यम से होते हुए यहाँ पे पेनिस पे आता है। एंड ये जो स्पर्म डक्ट है ना, ये एक तरह से हम लोग ना टेस्टिस के पेनिस तक पहुंचने का एक रास्ता मान सकते हैं। तो अब ये पेनिस पे आ जाता है। तो अब ये जानते हैं कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी सेम, एकदम दोनों में सेम ही है। वो भी कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स से। तो उन 3 पार्ट्स का नाम क्या है, पहले जानते हैं ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ओवरी का काम क्या है, ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। ओवम का निर्माण होता है ओवरी में। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ओवरी का निर्माण होता है, ओवरी में निर्माण होता है ओवम का एंड वो इस माध्यम से होते हुए, स्पर्म डक्ट के माध्यम से होते हुए यहाँ पे फिलिपिन ट्यूब के पास आता है एंड वो यूटेरस पे आके वेट करता है स्पर्म के आने का। होता है, हम लोग भी किसी का वेट करते हैं, तो ऐसे ही वो भी वेट करता है अपने दोस्त के आने का, मान लेते हैं। तो जब स्पर्म यहाँ से आउट होते हुए, इसी को फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, जब मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट स्पर्म बोल सकते हैं एंड फीमेल गैमेट को ओवम बोल सकते हैं। तो जब स्पर्म ओवरी के अंदर आता है, ओवम में जाता है, तो उसको जब वहाँ पे उसको ओवम को जब स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ पे नए संतान की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। अगर
यहाँ पे ओवम को अगर स्पर्म नहीं मिलता है, स्पर्म भूल जाता है कि मुझे ओवम के पास जाना है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो ओवम होता है ना, वो यूटेरस के माध्यम से बाहर वेस्ट पदार्थ बन के निकल जाता है। तो ये इसी प्रक्रिया को हम एक तरह से बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम हिंदी में मासिक चक्र भी बोलते हैं और अपने सिंपल भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं आया ना समझ में, तो गाइज मैं बता रही हूँ, आप कमेंट करना, उसका जवाब आपको मिलेगा। एंड अगर कुछ पीछे में नहीं आया समझ में, तो रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, इसमें कौन सी बात है। आप समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, हिंदी में आ रहा होगा समझ में, हिंदी थोड़ा भारी होता है, इंग्लिश में समझो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्ट करने का पहला प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं, यानी कि जनन करने की पहली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाँ निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या होता है, निषेचन वही मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब स्पर्म और ओवम दोनों का जब आपस में फ्यूजन होता है तो उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन मत समझो, फर्टिलाइजेशन समझो। अब ये समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, समझ लो इसको। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन को बोल सकते हैं आंतरिक निषेचन, जो होता है माँ के गर्भ के अंदर स्थान लेता है। एंड आप लोग को मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, समझ जाओ। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन क्या होता है। बाह्य निषेचन जो होता है ना, वो स्पर्म एंड ओवम का मेल तो होता है मदर के बॉडी में, लेकिन वो जो है ना मदर जो होता है वो एग के माध्यम से उसको निकाल के एक कहीं स्थान पर रख देती है और वो एम्ब्रियो से लेकर बेबी में वहीं पे डेवलप्ड होता है। एंड वो उसी प्रक्रिया को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में ही आया होगा, सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। एंड आप ये समझते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आप सोच रहे होगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ से घुस गया बीच में, ये तो पार्ट भी नहीं है उसका। मैं समझाती हूँ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों आया यहाँ पे। कभी कभी हो जाता है, मान सकते हो इत्तेफाक से हो जाता है कि माँ का गर्भ खराब हो जाता है, या फिर माँ के गर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर माँ के गर्भ में ना ओवम ही नहीं बन पाता मान लो। एंड या फिर कभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम कुछ आ जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ऐसा जब होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कैसे की जाती है। तो आइए बताती हूँ आपको। जब ऐसा होता है ना, या फिर अगर मान लो कि आपका मेल यानी कि जो पिता है वो ठीक है, लेकिन माँ के गर्भ में ओवम नहीं बन पाया, या फिर उसका ओवरी खराब हो गया, फिर कुछ भी हो गया, यूटेरस ही खराब हो गया, तो होता क्या है वहाँ पे कि उस समय जो डॉक्टर्स होते हैं एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि कृत्रिम निषेचन भी कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं ना, वो ऑपरेशन के माध्यम से या फिर इंजेक्शन के माध्यम से उसको स्पर्म को बाहर निकालते हैं, एक ट्यूब में रखते हैं। ट्यूब छोटा ही होता है इतना का, उसके अंदर केमिकल होता है, उसके अंदर रखते हैं। एंड अगर माँ का ओवम नहीं बन रहा है या फिर वो बच्चे को जन्म देने के काबिल नहीं है, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, तो वहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे किराए पे एक माँ ली जाती है पैसे देकर। उसे इस चीज़ के लिए कन्वेंस किया जाता है कि क्या आप हमारे बच्चे को जन्म दोगे, तो वहाँ पे उसका ओवम लिया जाता है। एंड उसके मेल के यानी कि जो भी पिता है उसके स्पर्म और ओवम में आपस में फ्यूजन किया जाता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में किया जाता है ना, 24 आवर्स के लिए उसको उसी में छोड़ दिया जाता है, वो जैगोट बन जाता है। एंड जब वो धीरे धीरे जैगोट बन जाता है पूरी तरह से, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बदलने से पहले उसे उसी माँ के, जिस माँ के गर्भ से ओवम लिया गया था, उसी माँ के गर्भ में इंजेक्शन के माध्यम से या फिर आप बोल सकते हो ऑपरेशन के माध्यम से उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको लगभग 36 to 40 वीक्स लगते हैं एक
फिट एंड फाइन बेबी के रूप में डेवलप्ड होने में, जिसे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। लगभग उसमें अगर इन शॉर्टली बोला जाए तो 267 डेज बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग हिंदी में मत जानो, इंग्लिश में जानो कि उसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड उसको हम ना अपने देहाती भाषा में बोलते हैं, 9 महीना चल रहा है इसका, 9 महीना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया हो, इस पर भी टिक लगा दो। अगर नहीं आया तो मैंने आपको बताया ना, कमेंट करना, सब कुछ आ जाएगा समझ में, उसका आंसर भी मिलेगा। एंड शेयर तो जरूरी करना वीडियो को। एंड उसके बाद अगर पीछे में कुछ समझ में नहीं आएगा तो लाइक, तो रिवाइंड करना वीडियो को एंड उसके बाद देखना। आप समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ से होता है? मैं आपको शुरू से शुरू करके बताती हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शुरू कहाँ से होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तब शुरू होता है जब लड़का और लड़की, मान लेते हैं कि लड़का और लड़की जो है प्यूबर्टी के एज में चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आया होगा मन में कि अरे यार प्यूबर्टी कब आता है? मैं आपको नहीं बताऊं, मैं आपको बता देती हूँ कि प्यूबर्टी कब आता है। लड़कियों में प्यूबर्टी 11 to 13 ईयर के बीच में आ जाता है एंड लड़कों में प्यूबर्टी आ जाता है 12 to 14 ईयर के बीच में। तो इसी बीच में जो होता है ना, लड़कियों के गर्भ के अंदर ओवम का बनना शुरू होता है एंड लड़कों के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके अंदर स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पे पूरे मात्रा में स्पर्म एंड ओवम रहता है एकदम अच्छे से, तो जब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं आपस में, मैंने आपको बहुत बार बताया, फर्टिलाइज करते हैं, तो यहाँ पे तो पहले 24 आवर के अंदर जायगोट का निर्माण होता है। ये तो आप लोग को मैंने बताया ही। तो अब यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जायगोट तो बन गया एंड उसके बाद 48 आवर्स आफ्टर जो होता है वो एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाता है एंड इस 48 आवर्स के बाद वो एम्ब्रियो 36, मैं आपको लिख देती हूँ, 36 to 40 वीक्स के बीच में पूरी तरह से एक चाइल्ड यानी कि एक शिशु का रूप ले लेता है माँ के गर्भ में। तो इसको तो मैं आपको बताया कि 267 डेज भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो ये भी आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करो और कमेंट करो। वाइविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, वाइविपोरस एनिमल। तो मैं आपको बता दूं सिंपल शब्दों में कि वाइविपोरस एनिमल जो होते हैं ना, सीधा वो बेबी को जन्म देते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। कुछ जानवर वाइविपोरस भी होते हैं, ये आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कुछ जानवर वाइविपोरस भी, सिर्फ इंसान ही नहीं होते वाइविपोरस, जानवर भी वाइविपोरस होते हैं। ये जानते हैं वाइविपोरस एनिमल जो होते हैं वो सीधा बेबी को जन्म देते हैं, वो सीधा यंग वंस को जन्म देते हैं। तो वाइविपोरस एनिमल में हम लोग जैसे कि मान लेते हैं ह्यूमन बींग्स हो गए, उसमें काव हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं वाइविपोरस एनिमल्स के। एंड उम्मीद करती हूँ वाइविपोरस भी आपको समझ में आया। अब ओविपोरस जानते हैं कि ओविपोरस क्या होता है। ओविपोरस बच्चों गाइज, ओविपोरस वो एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, वो अंडे को देते हैं। तो जो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं ना, उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं हैन, लिजर्ड, फ्रॉग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उतना क्या देने के लिए बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे। तो ओविपोरस एनिमल भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने इतना ज़्यादा बड़ा वाला टॉपिक आपको बताया है वो आपके जो है ना भेजे बढ़िया से घुस गया होगा एकदम, मतलब जैसे होता है ना भेजा को घुस गया होगा बढ़िया से, उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं घुसा है तो मुझे कमेंट करना या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेना। तो मैंने रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा दिया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे या फिर इस वीडियो के पार्ट 2 में जान लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाया है, बताया एंड सिखाया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं शैली शर्मा आपसे यहीं पे विदाई लेती हूँ। इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए मैं आपको बोलती हूँ बाय, जय हिंद।